कहते हैं कि सोच समझकर तो इम्तिहान दिया जाता है, इंतकाम नहीं लिया जाता। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के उस माफिया की कहानी जिसका सफर फैक्ट्री में एक मामूली कर्मचारी से शुरू हुआ और अंत कोर्ट की चारदीवारी में हुआ। आखिर कौन था संतोष झा और क्या थी इसकी कहानी, आइए जानते हैं। आखिर क्यों कहा जाता है बिहार को भारत का सबसे बदनाम राज्य? लोग बिहार के बारे में कहते हैं कि ये राज्य जमीन के नीचे का सबसे अमीर और जमीन के ऊपर का सबसे गरीब राज्य है। पिछले 100 सालों में बिहार 3 बार कटा। उसके जमीन के नीचे की सारी अमीरी एक झटके में निकल गई। ये ऐसा वक्त था जब बिहार की चर्चा गलत और सिर्फ गलत वजहों से ही होने लगी थी। जब सन 2000 में झारखंड को अलग कर दिया तब बिहार और गरीब हो चला था। लोक शासन में इसे बिहार से बीमार घोषित कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस स्टेट के पास उसकी इकोनॉमी रन करने का कोई पैसा रुपया ना हो उसे बीमार घोषित कर दिया जाता है, ऐसा राज्य मानते हैं। और आज की कहानी उसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से लड़ रहे, जूझ रहे कुछ परिवारों, कुछ व्यक्तियों पर आधारित है। संतोष झा उत्तरी बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट के दोस्तियां गांव का रहने वाला था। पिता चंद्रशेखर झा ड्राइवर थे, जो गांव के ही दबंग जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले नवल किशोर राय की जीप चलाते थे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े संतोष पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से संतोष हरियाणा में एक फैक्ट्री में काम करने लगा। लेकिन इसी दौरान नवल किशोर राय की संतोष झा के पिता चंद्रशेखर से अनबन हो गई और नवल किशोर राय ने चंद्रशेखर झा को कई थप्पड़ मारे, बहुत जलील किया सबके सामने। किसी भी बेटे का खून खौल उठेगा जब अपने ही पिता के साथ ऐसा दुष्व्यवहार हुआ हो। संतोष लेफ्ट द जॉब and straight away returned to his home in दोस्तिया विलेज। 90s का दौर था जब रूरल बिहार की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन से हम सब वाकिफ हैं। गरीब बहुत गरीब थे और अमीर बहुत अमीर। नेताओं की गुंडागर्दी चरम पे थी और ऑफिसर्स की लगाम माफियाओं और मंत्रियों के हाथ में हुआ करती थी। सामाजिक आर्थिक बराबरी और आम संसाधनों के ना मिलने से संतोष झा ने माओवादों का झंडा थाम लिया। माओइस्ट ये वो विचारधारा है जो हिंसा और हथियार के बल पे राज्य के, मतलब कि स्टेट के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल बना ले। हालांकि यूआपा एक्ट यानी कि यूएपीए एक्ट 1967 के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओविस्ट थी और उनके जितने भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत बैन किया जा चुका है। कीमती शर्ट, कीमती जीन्स और चश्मे के शौकीन संतोष का हुलिया देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये आने वाले टाइम का इतना बड़ा अपराधी बन सकता है। बिहार का शिवहर जिला राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में से शामिल है। बाढ़ हर साल इस जिले में एक त्रासदी बनकर उभरता है। 6 अक्टूबर 1994 ये जिला सीतामढ़ी से अलग होकर बिहार का एक नया जिला बना। शिवहर बिहार के सबसे छोटे और आर्थिक तौर पर अत्यंत ही बहुत ही पिछड़ा जिला माना जाता है। शिवहर क्षेत्र राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की सियासत पर राजपूत समुदाय का खास प्रभाव है और चुनावी नतीजों पर इसका साफ असर दिखता है। यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 6 लाख है और खेती बाड़ी ही मुख्य जरिया है रोजगार का। उत्तरी बिहार के इलाके में उस वक्त में गौरी शंकर झा नाम के एक नक्सली का सिक्का चलता था। गौरी शंकर उस वक्त एरिया कमांडर था और उस पर हत्या और बैंक लूट के कई मामले दर्ज थे। संतोष झा भी गौरी शंकर झा की टीम में शामिल हो गया था। इलाके में माओवाद का प्रचार प्रसार करने के साथ ही संतोष झा ने कई संगीन अपराध किए, जैसे लूटपाट, डकैती। 2001 में एक मुखिया पर हमले के बाद संतोष झा का नाम अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया था। 2004 में पहली बार पटना पुलिस ने संतोष झा को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। करीब 3 साल तक जेल में रहने के बाद संतोष झा जेल से बाहर आया और एक बार फिर गौरी शंकर झा के साथ काम करने लगा। तो दोस्तों, वर्चस्व की इस लड़ाई में 2010 आते आते संतोष झा
गौरी शंकर झा की टीम से अलग हो गया और उसने एक नया संगठन बनाया। इसका नाम दिया बिहार पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इस संगठन में संतोष झा का खास आदमी बन गया था मुकेश पाठक। मुकेश पाठक के अलावा लंकेश झा और चिरंजीवी भगत भी शामिल थे। संतोष झा ने संगठन की मदद से रंगदारी वसूलनी शुरू कर दी और इसी के साथ गौरी शंकर और संतोष झा के बीच में अदावत शुरू हो गई। गौरी शंकर से अलग होने के बाद संतोष झा ने 15 जनवरी 2010 को शिवहर के पार्षद नवल किशोर राय के घर में घुसकर हत्या कर दी। ये वही नवल किशोर राय थे जिन्होंने संतोष के पिता चंद्रशेखर को बहुत जलील किया था, बहुत थप्पड़ मारा था, बहुत बेइज्जत किया था। संतोष के कलेजे को बेहद ठंडक पहुंची जब अपने पिता के अपमान का बदला लिया उसने। लेकिन संतोष अब अपराध के दुनिया में इतना आगे बढ़ चुका था कि न जाने कितने जिगर के टुकड़ों की हत्या कर डाली। अक्टूबर 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में माइंस बिछाकर 5 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। इसमें भी संतोष झा के गैंग का नाम सामने आया। फरवरी 2012 में पुलिस ने संतोष झा को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी मोतिहारी पुलिस ने रांची से की थी। करीब 1 महीने तक जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उसे सबूतों के अभाव पर रिहा कर दिया। संतोष झा का सबसे करीबी आदमी था मुकेश पाठक। गैंगस्टर मुकेश पाठक ने साल 2003 में अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ पाठक की हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखा। जमानत पर छूटने के बाद मुकेश पाठक ने 10 दिसंबर 2010 को अपने साथियों के साथ, अपने गुर्गों के साथ मिलकर हरपुर नाग पंचायत के मुखिया के पति चुन्नू ठाकुर की दिन दहाड़े हत्या कर डाली। वारदात से बौखलाए लोगों ने मुकेश पाठक के घर में आग लगा दी थी। वो बात अलग है कि उस वक्त मुकेश का घर बिल्कुल खाली था। कहा जाता है कि मुकेश क्राइम के बाद पुलिस से बचने के लिए हुलिया बदलने में काफी माहिर था। जेल में बंद रहने के दौरान उसे जेल में ही बंद पूजा नाम की लड़की से प्यार हुआ, इश्क हुआ और फिर दोनों ने जेल में ही शादी की। जेल में रहने के दौरान ही उसकी पत्नी पूजा मां भी बनी। पूजा पाठक मतलब पूजा ठाकुर मतलब द लेडी डॉन के नाम से ये बहुत मशहूर थी। इस लेडी डॉन ने छात्र जीवन में ही अपराध का रास्ता चुन लिया, बेहद बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया। इस गैंगस्टर ने एक गैंगस्टर को ही अपना जीवन साथी चुन लिया। पूजा पाठक यानी पूजा ठाकुर जरायम की दुनिया में तब कदम रखा जब वो पटना में रहकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही थी। लेडी डॉन उर्फ पूजा ठाकुर को किडनैपिंग जैसी वारदात को अंजाम देते हुए जाना जाता था। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान पूजा की मुलाकात कैलाश नाम से एक शख्स से हुई और कई मुलाकातों से इन दोनों के बीच में दोस्ती काफी गहरी हो गई। साल 2013 में पूजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों की किडनैपिंग की और इस अपहरण के कांड के बाद ही पूजा का नाम सुर्खियों में छा गया। ये वारदात है 16 जुलाई 2013 की। मुजफ्फरपुर जिले में एक अमुआ गांव है, उसमें रह रहे निवासी नीरज कुमार जो मैग्मा फाइनेंस लिमिटेड में कर्मचारी थे, काम करते थे और वो उस कंपनी का पूरा अकाउंट्स मैनेज करते थे। उस दिन जब नीरज अपने कार्यालय से अपने घर की तरफ चले तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनका पीछा किया और नीरज को हथियारों के दम पर अगवा कर लिया। नीरज के घर वालों से फिरौती की मांग की गई और नीरज के बहनोई एक कांस्टेबल के साथ किडनैपर्स के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचे, वो भी 50,000 की रकम के साथ। कांस्टेबल को देखते ही किडनैपर्स ने दूर से ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कांस्टेबल थोड़ा सा जख्मी भी हो गया और नीरज के चाचा पैसा लेकर आए पास के मंदिर में और किडनैपर्स ने फौरन नीरज को चाचा के हवाले किया और 50,000 की फिरौती की रकम को लेकर 9-2-11 हो गए। तो दोस्तों, इस वारदात की मुख्य कर्ता धर्ता थी पूजा। इस कांड के बाद समस्त बिहार में लेडी डॉन की चर्चा होने लगी। पूजा को बिहार पुलिस ने धर दबोचा और पुलिस पूजा ठाकुर के खिलाफ काफी मजबूत चार्जेस लगाए, जहां अदालत ने पूजा ठाकुर को आजीवन उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। लेकिन जेल जाने के बाद ये आयरन लेडी और भी सुर्खियों में बनी रही। पूजा को शिवहर जेल में भेजा गया, जहां उसकी मुलाकात हुई मुकेश पाठक से। 14 अक्टूबर 2013 को जेल में ही पूजा की शादी मुकेश पाठक के साथ पूरे विधि विधान से संपन्न हुई
इस गैंगस्टर जोड़ी की शादी की गवाह उस समय के एसपी और अन्य जेल स्टाफ के कर्मचारी बने। इनफैक्ट उस वक्त के जो जेलर थे उन्होंने पूजा का कन्यादान भी किया। पूजा और मुकेश बेहद कोशिश करते थे जेल में मिलने की। इसके बीच जेल स्टाफ के सहयोग से एक रोज यानी 13 जून 2015 को डिप्टी जेलर के ऑफिस में मिलने का मौका मिला और दोनों के बीच में संबंध भी बने। इस रोमांटिक डेट के कुछ ही हफ्तों बाद 20 जुलाई 2015 को शिवहर सदर हॉस्पिटल में पुलिस वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर मुकेश पाठक फरार हो चला। एंड बाय देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स पूजा वॉज 12 months प्रेग्नेंट। इस न्यूज को सुनते ही जेल प्रशासन के होश फाख्ता हो गए और लिहाजा जेलर साहब को सस्पेंड भी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकेश के करोड़ों रुपए वास्को डिगामा यानी गोवा से लेकर पटना के बैंकों में जमा हैं। मुकेश किडनैपिंग, रंगदारी और लूट जैसे वारदात को अंजाम देने के बाद मिलने वाले पैसों को बैंक में जमा कर देता था। कई बैंक में उसके 80 से भी अधिक अकाउंट हैं। संतोष झा और मुकेश पाठक ने मिलकर कॉर्पोरेट स्टाइल में गैंग चलाना शुरू किया। गैंग में नए लड़कों को भर्ती करने लगे। उन्हें 10,000 से लेकर 40,000 रुपए महीने तक की सैलरी दी जाती थी। नए भर्ती हुए लोगों को जैसे कॉर्पोरेट काम सिखाया जाता है ना, उसी तरह संतोष और मुकेश उसे हथियार चलाना सिखाते थे। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो पास हो जाता था उसे काम पर रख लिया जाता था। इसके बाद भी कॉर्पोरेट की तरह प्रोबेशन पीरियड होता था। 3 महीने तक छोटे मोटे काम सौंपे जाते थे। पास होने वाले को बड़ा काम, बड़ी सैलरी दी जाती थी। फेल हो जाने वाले को और ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा स्थानीय लोगों का ये दावा था कि गैंग में भर्ती लोगों का जीवन बीमा भी करवाया जाता था ताकि किसी की मौत होने पर उसके परिवार को दिक्कत ना हो। संतोष झा सिर्फ मुकेश पाठक को सैलरी नहीं देता था, क्योंकि मुकेश पाठक को होने वाले फायदे में हिस्सा दिया जाता था, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे था। कितनी अजीब बात है ना। बिहार वो राज्य है जिसने इस देश को IAS, IPS जैसे काबिल ऑफिसर्स दिए हैं, और दुर्भाग्य से बिहार एक ऐसा राज्य है जहां उत्तर भारत के मशहूर अपराधियों की जन्मभूमि भी है, जिन्हें भैया जी या बाहुबली के नाम से संबोधित किया गया है। There are 38 districts in Bihar and each has its own mafia specialized in certain field. For example, वहाँ पे लैंड माफिया है, कोई सैंड माफिया है, कोई एंट्री माफिया है, माफिया ऑफ स्मगलिंग इलीगल आर्म्स, एम्यूनिशन, ड्रग एंड फेक करेंसी माफिया, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया, कोल माफिया भी हैं, पॉलिटिकल माफिया भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग माफिया, एंड द लिस्ट गोज ऑन। द बाहुबली और माफियाज ऑफ बिहार जो इनडायरेक्टली एनकरेज करते हैं अपने गुर्गों को ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए, जिसमें राजनीति संरक्षक यानी कि पॉलिटिकल अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सबसे बड़ा लालच है, सबसे बड़ा झांसा है इन गुर्गों के लिए। फरवरी 2014 में बिहार STF ने संतोष झा को जब गिरफ्तार किया था तो वो कोलकाता में एक डॉक्टर बनकर एक फ्लैट में रहता था। जेल में बंद रहने के बावजूद मुकेश पाठक के जरिए एक और संगीन अपराध संतोष झा ने करवाया। उसके गैंग ने 26 दिसंबर 2015 को दरभंगा के गंगदह में एक सड़क को बनाने में लगे 2 इंजीनियरों मुकेश सिंह और ब्रजेश सिंह की हत्या कर दी थी। समस्तीपुर के वरुणा से दरभंगा के रसियारी तक 120 किलोमीटर तक इस हाईवे प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 750 करोड़ रुपए थी। संतोष झा ने इसके लिए 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग भी की थी और नहीं मिलने पर 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई। इस मामले में 11 जुलाई 2016 को कई दिनों से फरार चल रहे मुकेश पाठक को पुलिस ने रांची के रामगढ़ से अरेस्ट किया। इसके बाद ही बिहार STF संतोष झा के गैंग की सफाई में जुट गई थी। दोनों पर इंजीनियर्स की हत्या का मुकदमा चला और फिर दोनों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें दरभंगा जेल में भेज दिया गया। इसी के बीच वर्चस्व को लेकर संतोष झा और मुकेश पाठक के बीच अदावत शुरू हो गई। मुकेश पाठक ने संतोष झा से अलग गैंग बना लिया। इस अदावत की वजह से ही संतोष झा को सीतामढ़ी जेल से भेज दिया गया, जबकि मुकेश पाठक मोतिहारी जेल में ही रहा। इस ट्रांसफर के होते ही 28 अगस्त 2018 को संतोष झा की
गोली मारकर हत्या कर दी गई कोर्ट परिसर में। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो इस वक्त हमें बिहार से मिल रही है। बिहार के सीतामढ़ी में गैंगस्टर संतोष झा की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई है। संतोष झा की हत्या के बाद पुलिस ने जिस एक शख्स को गिरफ्तार किया था उसका नाम था विकास झा। विकास के मुताबिक संतोष की हत्या की प्लानिंग मोतिहारी जेल में की गई थी, जहां मुकेश पाठक सजा काट रहा था। पुलिस ने जब नाबालिग विकास की फेसबुक प्रोफाइल को खंगाला तो ये पता चला कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन है और इसने अपना अकाउंट यमराज सिंह शूटर के नाम से बनाया है। विकास झा सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था और जहां उसने बिहार के उभरते डॉन का विकेट भी गिरा दिया था, तो भविष्य में वो कितना कुख्यात अपराधी बन सकता है इसका अंदाजा शायद आप लगा सकते हैं। इस घटना से जहां एक तरफ प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, वहीं दूसरी तरफ संतोष झा के परिवार वालों का कहना है कि इस हत्या के पीछे मुकेश पाठक का हाथ है। वो कहते हैं ना, जिसकी नजर गेम से हटी वो समझो गेम से हट गया और उसका पत्ता कट गया। ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी कई दिलचस्प कहानियां हमें आपको सुनानी बाकी है।